मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण व रासायनिक गुण। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, क्योंकि धातुएं जो ज़मीन में मिलती हैं हमें खनिज और अयस्क के रूप में मिलती हैं, फिर उनमें से हम धातु को किस तरह से किस प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि धातु और अधातु क्या होती हैं। तो तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु के रूप में बांटा गया है। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर धातु हैं, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अधातु हैं। तो जो तत्व होते हैं, हमें पता है कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें 118 तत्व हैं, जिसमें से 104 तत्व हमारे प्रकृति प्रदत्त हैं, जो हमें भगवान द्वारा गॉड गिफ्ट हैं। तो इनमें से जो कुछ तत्व हैं वो एक जैसी समानता दर्शाते हैं। अब इन तत्व जो भी तत्व एक जैसी समानता दर्शाते हैं तो उन्हें कुछ गुणधर्म के आधार पर धातु कहा गया, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके विपरीत हैं तो उनको अधातु कहा गया। तो वो कौन से गुणधर्म हैं जिसके कारण उन्हें धातु और धातु कहा गया, हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो धातु कहलाएंगे और ऐसे कौन से तत्व हैं जो धातु नहीं कहलाएंगे। तो जिन तत्वों में ये सारे गुण होते हैं, धात्विक चमक होती है, कठोरता, रूप, आघातवर्धीयता, तन्यता, अगर ये सारी गुण किसमें होते हैं और नहीं होते, जिसमें होंगे वो धातु और नहीं होंगे तो अधातु। तो हम पढ़ लेते हैं धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक होती है, धातु की सतह चमकदार होती है। अतः किसी भी तत्व की सतह चमकदार है तो वो धातु होगा। अर्थात जो धातुएं हैं वो तत्व ही हैं, जो भी हमारे तत्व हैं वो धातुएं ही हैं अगर उन तत्वों में धात्विक गुण हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं, ये सारे के सारे धात्विक गुण हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अगर ये सारे ही गुण आ रहे हैं तो वो धातुएं हैं, और अगर उसके अंदर ये सारे गुण नहीं आ रहे तो वो धातुएं नहीं हैं। अधातुएं जो होती हैं, ये अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन एक अधातु है जो चमकीली है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कोई एक गुण नहीं रखते लेकिन बाकी सभी अधातुओं का गुण रखते हैं, तो वो अधातु ही कहलाते हैं और उन्हें हम अपवाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जबकि आयोडीन अधातु है लेकिन वो चमकीली है, तो चमकीली है तो उसे धातु में रखना चाहिए, लेकिन हमने उसे धातु में नहीं रखा क्योंकि उसके पास केवल एक ही गुण है धातु वाला, बाकी धातु के कोई गुण नहीं है, बाकी सारे गुण अधातु के हैं, तो उसे अधातु में ही रखा जाएगा, लेकिन वो अपवाद माना जाएगा। अपवाद का मतलब होता है कि ये उसके जैसा तो है लेकिन वैसा नहीं है, अपवाद है वो, यानी कि ये है तो अधातु में लेकिन चमकीला है अधातु में, लेकिन फिर भी ये चमकीला है, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। अगला गुण है हमारा कठोरता। कठोरता में धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं वो सभी कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। जो लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये मुलायम होते हैं, जबकि बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं। ऐसे ही अधातुएं कठोर नहीं होती, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये इसका विपरीत होती हैं। लेकिन कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है, जबकि जो कार्बन का अपर रूप हीरा है, कार्बन का दूसरा रूप हीरा, क्योंकि हीरा कार्बन से ही बनता है, तो यहाँ पे जो कार्बन का अपर रूप हीरा है, कार्बन अधातु है लेकिन उसका अपर रूप हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, तो ये एक अपवाद है। ऐसे ही धातुओं की अवस्था और इनका रूप, यानी धातुएं कैसी दिखती हैं, तो धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, कमरे के तापमान पर ठोस होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं ठोस होती हैं तभी वो कठोर होती हैं, तो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है, जो कि अपवाद है। ऐसी अधातुएं ठोस या गैस के रूप में, अधिकतर गैस होती हैं लेकिन ब्रोमीन द्रव होती है। अगला है आघातवर्धीयता। आघातवर्धीयता एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पीट कर उसका साइज बढ़ा देना। जितनी भी धातुएं होती हैं उनको पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, यानी कि धातुओं की चादरें बनाई जा सकती हैं। उन पे आघातवर्धीयता का गुण है कि उन्हें पीटो तो वो बढ़ जाएंगी, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें आघातवर्धनीयता
नहीं होती है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता क्या होता है? ऐसा गुण जिससे किसी भी धातु या किसी भी तत्व के तार बनाए जा सके। तो जिन तत्वों के तार बन जाते हैं वो तत्व धातु कहलाते हैं, और जिनके तार नहीं बनते वो अधातु कहलाते हैं। तो धातुओं में तन्यता होती है और अधातुओं में तन्यता नहीं होती। अगला है विद्युत व ऊष्मा की चालकता। जितनी भी धातुएं होती हैं, जो तत्व जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, उन तत्वों को हम धातुएं कह देते हैं। अर्थात धातु में जो है विद्युत का चालन हो जाता है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लोहा है, हमने इधर से छड़ में करंट दिया तो उधर पास हो जाएगा। ऐसी ऊष्मा अगर इधर गर्म करा तो ऑटोमेटिक आगे को गर्म हो जाएगा। तो धातुओं में ऊष्मा व विद्युत ऊर्जा पास हो जाती है, जबकि अधातुओं में नहीं होती। जबकि ग्रेफाइट सुचालक है, जबकि एक अपवाद है इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी उसमें जो है बिजली का चालन हो जाता है। अगला है हमारा घनत्व। अगला गुण है हमारा धातु अधातुओं का घनत्व, कि जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और उनका गलनांक भी ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, तो उनका घनत्व ज़्यादा होगा और उनका गलनांक भी ज़्यादा होगा। लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है, क्योंकि ये अपवाद है, क्योंकि ये कठोर नहीं होते, ये मुलायम होते हैं। अधातुओं में घनत्व व गलनांक कम होते हैं, यहाँ कोई अपवाद नहीं है। अधातुओं के गलनांक जो हैं, गलनांक और घनत्व कम होते हैं। अगला है ध्वनि। जब धातुएं टकराती हैं आपस में, धातुओं के टकराने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, धात्विक ध्वनि, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। जबकि अधातुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसी ऑक्साइड, जितनी भी धातुएं होती है वो अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO एक धातु है और वो के साथ MgO एक क्षारीय ऑक्साइड है। और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये सभी धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण थे, जिनसे हमें ये पता चला कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी तत्व के अंदर आ रही हैं तो वो तत्व धातु है, और अगर ये अधातु वाली प्रॉपर्टी किसी भी तत्व में है तो वो अधातु है। तो इस तरह से तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु के रूप में बांट दिया गया। अगर ये सारी प्रॉपर्टी आ गई किसी तत्व में तो उसे धातु के वर्ग में रख दिया, और अगर नहीं आई तो उसे अधातु के वर्ग में रख दिया। तो धातुएं अधातुएं क्या हैं? एक गुण है, किसी भी तत्वों के गुण हैं जिसके आधार पर उन्हें धातु और अधातु कहा गया। धातु और तत्व एक ही है, लेकिन बट उसके अंदर अगर वो गुण है तो वो धातु कहलाया, और गुण नहीं है तो नहीं कहलाया। अगला हम पढ़ लेते हैं धातु व अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? अब ये जो तत्व हैं जिन्होंने धात्विक गुण दिखाए धातुएं हैं, और जिन्होंने नहीं दिखाए वो अधातुएं हैं, ये किसी दूसरे अम्ल या क्षार किसी के भी साथ या ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, ये होते हैं रासायनिक गुण। तो हम पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि कॉपर एक धातु है, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी 2CuO। यहाँ 2 लगा दो तो ये भी है, ये बैलेंस होगी रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। तो इसने क्या बना दिया? ये एक हमारा ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे ये ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। कॉपर ने O2 के साथ जगह CuO बना दिया, एल्यूमिनियम के साथ करेगी Al2O3 बना देगी, मैग्नीशियम के साथ करेगी MgO बनाएगी। सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का मतलब है, यहाँ पे देखो धातु है, CuCu धातु ही है, Al धातु ही है, Mg धातु ही है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया धातु ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम व पोटेशियम वायु में अचानक से आग पकड़ लेते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम क्या है? हमारे धातु ही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए सोडियम व पोटेशियम वायु में अचानक से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये 2 अपवाद है कि ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, अर्थात करते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इन्हें कैसे कर रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब भी हमें किसी ऑक्साइड की परत चढ़ानी होती है तो हम यही प्रोसेस करते हैं। अगला हम देख लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
कुछ ये पॉइंट है बहुत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी पढ़ लेते हैं कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम आयरन को वायु में गर्म करें तो वो प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन ज्वाला में अगर लोहे के चूर्ण डाल दें तेज़ी से तो जलने लगता है। अगर हम जो आयरन है, जो हमारा लोहा है, अगर हम उसे वायु में गर्म करें तो ये प्रज्वलित नहीं होगा, जलेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको पीस दें, अब इसका चूर्ण बना लें और वायु की जगह यहाँ पे ज्वाला दे दें, यानी कि लपटों में अगर इसे हम चूर्ण को डाल दें तो ये लोहा जो है वो जल जाएगा, अर्थात जलने लगता है। लोहा भी जलने लगता है जब ज्वाला में पीस के डाला जाता है। तो ये एक इसका ऑक्सीकृत वाला गुण है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर जो है प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है, लेकिन कॉपर जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये जलता नहीं है, ये क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेता है, इस पर एक परत जम जाती है। सोना व चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते ही नहीं है। सोना व चांदी जो है हमारी धातुएं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं या फिर बहुत कम करती हैं। चांदी पे बहुत ही कम परत चढ़ती है, यानी चांदी पे बहुत कम गंदी होती है। परत चढ़ने का मतलब है जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन पे ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, यानी ये गंदे हो जाते हैं। जबकि सोना है, चांदी, ये बहुत ही कम या इन पे चढ़ती ही नहीं है परत, तो हम ये कह सकते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभय का मतलब होता है कॉमन, और धर्मी का मतलब दोनों ही धर्म, जिसमें दोनों ही धर्म हो। कॉमन जिसके अंदर हो, यानी कि जिसके अंदर वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हो, लवण व जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लें और क्षार से भी अभिक्रिया कर लें। अम्ल और क्षार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 हमारा Al2O3 प्लस 6HCl, ये क्या है? एक अम्ल है। तो इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक ऑक्साइड है, इसने अम्ल से अभिक्रिया करी तो AlCl3 प्लस H2O बनाया। अब Al2O3 ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, लेकिन इसने अम्ल से नहीं, क्षार से अभिक्रिया करी तो ये बनाया इसने NaAlO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे भी लवण बना, ये भी लवण है और ये भी लवण है। तो इसने अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ली और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ली, तो ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये इसके रासायनिक गुण हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? धातु है, और धातुएं क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। और ऑक्साइड कैसा? एक उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती हैं। तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, नहीं तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए जिससे ऑक्साइड बनते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछेगा तो हम बताएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। जितनी भी धातुएं हैं हमारी वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या निकालती है? अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है धातु के साथ, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, क्योंकि H2O टूटेगा H प्लस OH में, तो वहाँ से दो H तो निकल जाएंगे और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। और धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया कराएं तो फिर धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर एक बार फिर जल से अभिक्रिया करा दी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो फिर OH का होल ट्वाइस आ जाता है, क्योंकि वाटर उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अगला हम पढ़ रहे हैं, ये जो जल के साथ अभिक्रिया है यही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धातुएँ अलग अलग जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये धातु है हमारी, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, ये केवल भाप जो होती है भाप के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। जो जल होता है, जल जब भाप के रूप में होता है तभी अभिक्रिया करती हैं। और ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। और मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती है। और लेड है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं करती है। जैसे लेड मतलब शीशा है और चांदी है, सोना, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ अभिक्रिया कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, करने पर जो है तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इनके साथ चिपक जाते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसी दो धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं, उसमें ऊपर
तैरने लगती हैं। तो ये जल के साथ धातुएं किस तरह का व्यवहार दिखाती हैं, तो ये लिखा गया है कि धातुओं का जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। अगला हम यही रिएक्शन है नीचे, कैल्शियम प्लस H2O, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। हमें पता है जब भी ये H2O से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और H2 गैस निकालती है। ये लाइन हमने यहाँ पे फिक्स कर दी कि जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस बनाएगी और हाइड्रोक्साइड बनाएगी, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम H2 के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और H2 गैस निकालेगी। अगला देख ले रहे हैं, अगला गुण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं तनु अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं धातुएं। जो Fe प्लस HCl क्या है, हमारा अम्ल है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो HCl के साथ जब भी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, ये निश्चित है। तो लवण बनेगा, धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे Fe धातु है, HCl अम्ल है, तो इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो FeCl2 बना दिया, प्लस H2 गैस निकल गई। ऐसी Mg धातु है, इसने HCl से अभिक्रिया करी, MgCl2 बना दिया, प्लस H2 गैस निकल गई। कॉपर, सिल्वर, मरकरी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अगला है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ, अब धातु की किसी धातु लवण के साथ ही करा दिया, जैसे ये धातु लवण है, यहाँ पे ये धातु लवण बने, सारे के सारे धातु लवण। अब इसी लवण की किसी धातु के साथ ही करा दी, तो धातु लवण की अगर धातु लवण विलयन से कराएंगे तो लवण विलयन मिलेगा प्लस धातु, तो वहाँ पे धातु अलग निकल जाएगी। अधिक क्रिया, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं, जो हमने विस्थापन क्रिया में पढ़ी थी। तो धातु लवण क्या होते हैं, धातु लवण होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ कि Fe से रिएक्शन हुई CuSO4 की, तो CuSO4 जो है ये धातु लवण है और धातु की अब क्रिया हुई तो Fe अधिक क्रियाशील है, तो इसको हटा देगा और यहाँ बना लेगा FeSO4 और धातु ही निकाल देगा। लेकिन कौन सी, जो लवण के साथ थी वो। तो धातु लवणों के साथ अब क्रिया करके धातु लवण तथा धातु ही निकालती हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक गुण। तो यहाँ पे हमने पढ़े धातु एवं अधातु क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण जैसे धात्विक चमक, इनमें धात्विक चमक होती है धातु में, धातु में नहीं। कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं नहीं होती। रूप, ये ठोस होते हैं, ये नहीं होती। आघात भरता, इनके तार इनको पीटा जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है, धातु की नहीं बनाई जा सकती। तन्यता, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। विद्युत की चालकता, धातु में विद्युत चालन हो सकता है। घनत्व धातुओं का अधिक होगा। ध्वनि, धातुओं में ध्वनि होगी या धातु में नहीं होगी। ये अधातु में सब इसका रिवर्स है। ऑक्साइड, धातुओं में क्षारीय बनता है तो अम्लीय, धातु में अम्लीय बनेगा। फिर हमने पढ़े थे धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने देखा था वायु के साथ अब क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनता है। उसके बाद हमने देखा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। पहले तो उसने ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करी, धातु ने वो ऑक्साइड बनाया। फिर एक ऐसा ऑक्साइड बना जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए है ये टॉपिक। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और विभिन्न जल के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न धातुएं करती हैं, जो हमने देखा कि कौन सी धातु किस तरह से अभिक्रिया करती है। अगला हमने देखा कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। फिर जब धातु लवण के साथ ही अभिक्रिया करती हैं तो अधिक क्रियाशील का तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है और एक धातु ही बनाता है। जैसे ZnFeCl2, तो यहाँ पे Fe हट जाएगा क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील है, तो ZnCl2 बना लेगा और Fe धातु अलग हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सक्रियता श्रेणी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड का कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को हटा के खुद ब खुद उसके विलयन में बैठ जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक सक्रिय है, कौन अधिक सक्रिय नहीं है। तो इसके लिए एक श्रेणी बनाई गई थी जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी, कितना कौन सक्रिय है, इसके आधार पर एक श्रेणी बनाई गई, वो सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड। फिर इसके नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो ये पूरी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है वो लिथियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है। तो ऊपर वाला अपने से नीचे वाले से अधिक क्रियाशील है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील है लिथियम और सबसे कम क्रियाशील है गोल्ड। इसीलिए गोल्ड अधिकतर किसी से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन लिथियम बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे पूछा था कि Zn FeCl2, तो Zn
Fe से ऊपर है, इसलिए ये Fe को हटा देगा क्योंकि Zn ज़्यादा क्रियाशील है, Fe से ऊपर है। तो हमें ये रासायनिक श्रेणी हाई स्कूल में याद करनी पड़ती है कि इसमें कौन ऊपर है और कौन नीचे है। इसके आधार पर हम इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है FeSO4 प्लस CO, तो KD CD वो लगा दिया कैडमियम, तो हम कह देंगे कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु के विलयन में से कम क्रियाशील धातु नहीं हटा सकता, लेकिन अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के विलयन में से उसे हटा सकता है। नीचे वाला ऊपर वालों को विस्थापित नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले के विलयन में से उसे विस्थापित कर सकता है। तो इस तरह जब ये हमें याद होंगे हम तभी बता पाएंगे कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो हमें ये याद होने चाहिए। ये है लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इस तरह से ये सारी पूरी की पूरी हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना ज़्यादा सक्रिय है, और ये श्रेणी आपकी बुक में दी गई है और इसे आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कौन कितना ज़्यादा सक्रिय है। इसके आगे हम देख लेते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ किस तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। धातु और अधातु अगर आपस में अभिक्रिया करें तो क्या होगा। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता के आधार पर समझी जाती है। धातु के परमाणु की संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, धनायन बनाती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ये भी एक धातु और अधातु का गुण था। हम चाहें तो पीछे यहाँ पे जो हमने धातु अधातु के गुण लिखे हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। ये एक गुण है। तो जो धातुएं और अधातुएं यहाँ पे जैसे दोनों, ये Na क्या होगी धातु, Cl क्या होगी अधातु, तो ये क्या कर रही है, त्याग रही है और ये आपस में मिला यानी दे रही है। तो यहाँ पे NaCl का निर्माण हो रहा है, NaCl का निर्माण हो रहा है क्योंकि सोडियम धनायन है और क्लोरीन ऋणायन है। तो धातुएं क्या देती हैं, प्लस आयन देती हैं, अधातुएं क्या देती हैं, नेगेटिव आयन देती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये धातुएं और धातुएं जब भी अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें आयन्स होते हैं, यानी कि वो प्लस वाला देगा धातु और अधातु माइनस वाला देगा, तो ये आयनिक यौगिक बनाएंगे। तो आयनिक यौगिकों के हम गुण पढ़ लेते हैं कि आयनिक यौगिक किस तरह के होते हैं। आयनिक यौगिक बहुत ही ठोस और कठोर होते हैं और तथा भंगुर होते हैं, दानेदार भंगुर होते हैं, जैसे कि यूरिया खाद भंगुर दानेदार। अगला, ये जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है और इनमें घुलनशीलता जल में, पेट्रोल में घुलनशीलता यौगिक आयनिक यौगिक घुलनशील जल में होते हैं, लेकिन पेट्रोल कैरोसिन में आविलय होते हैं। इनमें पेट्रोल में कैरोसिन में नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता इनमें बहुत ही अच्छी होती है। ये गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस रूप में नहीं करते। अगर ये ठोस रूप में है तो इन्हें तोड़ना पड़ता है। अगर ये तोड़ दूं तो मैं आयन अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ठोस है तो ये आयन नहीं देंगे, यानी कि इनमें विद्युत चालन नहीं होगा। तो हमने ये जो हैं ये सब रासायनिक गुण हैं, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण हैं, जो कि थोड़े से हल्के से डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हम इनको, केवल समझने वाली बात है कि जब धातुएं अधातु मिलेंगी तो आयनिक यौगिक बनेगा। जब धातुएं किसी कम धातु लवण किसी कम सक्रिय वाले से करेगा तो उसे विस्थापित कर देगा। धातु अगर जल के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर अम्ल के साथ करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस याद कर बनाएगा। तो केवल एक एक लाइन हमें याद रखनी कि कौन क्या बनाएगा। तो ये बहुत इसके रासायनिक गुण हैं। और भौतिक गुण तो हमें याद ही है कि इनकी धात्विक चमक होती है, इनमें कठोरता होती है, इनमें रूप कैसा होता है, घनत्व कैसा होता है, तन्यता होती है, अगरबरता। तो ये भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। तो इस तरह से हमारे धातु और धातु हमने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।